सन ग्रुप के बिल्डिंग के अंदर के सेनान सभी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सारी चीजें कितनी ज्यादा बड़ी और कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। और रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को ऐसे देखकर कहती है कि ये दोनों कितने ज्यादा प्यारे हैं। और जन के तो उसे धक्का मार के लिफ्ट के अंदर लेके जाता है और लिफ्ट के अंदर वो चुपचाप खड़ा है, लेकिन के सेनान तो लिफ्ट को भी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है और चमक रहा है। जब वो बाहर निकलता है तो ऑफिस के लोगों को देखकर कहता है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। उसकी इस तरीके की बातें सुनकर तो जन के कहता है, आह तुम्हारी शोर से तो मेरा सर दर्द कर रहा है। और इधर के सेनान जन के को मक्खन लगाते हुए कहता है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा शानदार होगा। हमें इतनी ज़्यादा बड़ी फेमस कंपनी में भेजने की व्यवस्था करना। तभी वहाँ से एक कलीग आते हुए कहती है, आप सभी का स्वागत है। तो जन के उसकी साथ बातें करने लगता है। और इधर के सेनान कहता है, आपके भाई की क्षमताओं को देखते हुए सीधे यहाँ पर रेगुलर होना कोई भी समस्या नहीं होगी। तभी वो कलीग कहती है, आज के लिए आप ही यहाँ के इंटर्न हैं, है ना? प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे फॉलो करें। ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और के सेनान तो अभी भी सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो जन के सेनान के बैग को पकड़ के खींचते हुए कहता है, चलो भी। फिर मिस्टर सन के ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी वो कॉफ़ी पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक क्रिसमस ट्री का, और काफ़ी ज़्यादा फोकस होते हैं। तभी मिस्टर सन आके कहते हैं, हे सेक्रेटरी वो मेरी कॉफ़ी कहाँ है? तो सेक्रेटरी वो कहते हैं, सर प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें, मैं अभी आ ही रहा हूँ। तो ये सुन के मिस्टर सन इरिटेट होते हुए कहते हैं, आपने 1 घंटे पहले तुरंत कहा था कि मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ और तुम मेरे ऑफिस के अंदर मेरी कॉफ़ी के कप के साथ खेल रहे हो। क्या मैं हाल के दिनों में तुम्हारे साथ कुछ लगता है अच्छा ही व्यवहार कर रहा हूँ, है ना? तभी सेक्रेटरी वो मिस्टर सन के पास कॉफ़ी लाके कहते हैं, ये कॉफ़ी अब रेडी है, आप इसको पी सकते हैं। ये कह के वो मिस्टर सन को कॉफ़ी दे देता है। और मिस्टर सन उस कॉफ़ी को देख रहे होते हैं। उस कॉफ़ी पे मैरी क्रिसमस लिखा हुआ होता है। तभी सेक्रेटरी वो कहते हैं, मिस्टर सन आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अभी अभी जो कॉफ़ी आर्ट सीखा है उसे ज़रूर आजमाइए। और मिस्टर सन उस कॉफ़ी को देखने के बाद उसे कहते हैं, इन बेकार की चीज़ों पर समय बर्बाद करना बंद करो। फिर उस कॉफ़ी को वो चुपचाप पी लेते हैं। तो सेक्रेटरी वो पूछते हैं, इसका स्वाद कैसा है? तो मिस्टर सन कहते हैं, बुरा नहीं है। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी वो थोड़ा नर्वस और ब्लश करते हुए कहते हैं, मिस्टर सन यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए डेली बना सकता हूँ। तो मिस्टर सन कहते हैं, बस समय की बर्बादी मत करना, और हाँ इस फाइल में मेरी मदद करो। और उसी फाइल के ऊपर एक गिफ्ट रखा होता है। उस गिफ्ट के अंदर एक खूबसूरत और ब्रांडेड वॉच रखी हुई होती है। उस वॉच को देखते हुए मिस्टर सन सोचते हैं कि जब वो केव केव को नहला रहा था तभी जन की घड़ी रुक गई थी पानी में भीगने की वजह से। मिस्टर सन उस घड़ी को खोलकर देख ही रहे होते हैं। तभी पीछे से सेक्रेटरी वो आकर अपनी आंखों में आंसू लेके कहते हैं, कितना अनमोल गिफ्ट है, मैं इसका सामना कैसे करूं? ये सुनते ही मिस्टर सन उस गिफ्ट को बंद कर देते हैं और सेक्रेटरी वो से कहते हैं, सेक्रेटरी वो आप हर दिन क्या सोचते हैं, आपकी पोजीशन क्या है? ये सुन के सेक्रेटरी वो कहते हैं, मिस्टर सन केपेबल सेक्रेटरी। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है। तो मिस्टर सन कहते हैं, जाओ और जाके दरवाजे को खोलो। और सेक्रेटरी वो जाके जब दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पे होता है जन के दरवाज़ा खोलकर अपना सर अंदर की ओर डालकर पूछता है कि क्या यहाँ पर मिस्टर सन है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सेक्रेटरी वो दरवाज़ा खोलकर कहते हैं कि आप अंदर आ सकते हैं जन के। तो जन के अंदर आते हुए कहता है, मिस्टर सन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या इंटर्नशिप के पहले दिन ही आपको कोई परेशानी हुई है? तो जन के चेयर को पीछे कर कर वहाँ पे बैठते हुए कहता है, नहीं मुझे लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा है। मिस्टर सन आप बिजी हैं, प्लीज़ मेरी बातों पर ध्यान ना दें। तो मिस्टर सन काम करते हुए ही कहते हैं, ये अच्छी बात है, क्या आपका क्लासमेट भी अच्छे से तालमेल बिठा रहा है? तो जन के कहता है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, यह मूर्ति बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो मिस्टर सन कहते हैं,
तुम्हें पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले सकते हो। ये सुन के ज़ेनके कहता है क्या ये बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है? तो मिस्टर सन कहते हैं कोई बात नहीं, इसे तुम्हारे भाई के किराए में से काट लूंगा। ये सुन के ज़ेनके चौंक जाता है और मिस्टर सन कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। वैसे ज़ेनके क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ बताने के लिए है? ये सुन के ज़ेनके अपने मन में कहता है तो मिस्टर सन उस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें मजाक करना पसंद है। फिर वो कहता है ओह हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आपके और मेरे भाई के बीच में कोई विवाद चल रहा है? ये सुन के मिस्टर सेन थोड़ा सा सिवर करते हैं और खुद के पोजीशन को ठीक करते हुए कहते हैं आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो ज़ेनके कहता है क्योंकि मैंने आप दोनों को हाल ही में एक साथ चिपके हुए नहीं देखा। आप लोगों को पहले अलग करना नामुमकिन था, तब आप दोनों को ही देखकर मुझे घुटन सी महसूस होती थी। ये सुन के मिस्टर सेन अपना गला साफ करते हुए कहते हैं मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अपनी चीज़ों के लिए जगह की ज़रूरत है। ये सुन के ज़ेनके कहता है एक मिनट ज़रा रुकिए, ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? मुझे याद है मेरे भाई ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन अपने मन में कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा था। ये सोचते हुए मिस्टर सेन अपने खाली कप की ओर ही देख रहे होती हैं। तभी ज़ेनके कहता है ठीक है, उसने कहा था कि एक दांत का रोगी उसे क्रिसमस पर संदेश भेज रहा है जिससे उसे घुटन महसूस हो रही है। तब मेरे भाई ने कहा कि उसे भी अपनी जगह की ज़रूरत है। ये सुन के मिस्टर सेन शॉक्ड हो जाते हैं और उनके दिमाग में सारी इमेजेस के साथ बातें चलने लगती हैं कि वो हमेशा 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकता, वो उन्हीं पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गया है। आखिरकार मुझे भी खुद के लिए जगह की ज़रूरत है। और इन्हीं सब बातों की वजह से मिस्टर सेन ज़ेनहाउ पर गुस्सा कर रहे थे और ज़ेनहाउ कह रहा था कि आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें समझ में आते ही मिस्टर सेन अपना सर पकड़ के कहते हैं मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। आखिरकार मैं किससे कंपटीशन कर रहा था, मुझे हमेशा अनजाने में ही सबसे बुरे हालातों के बारे में ही क्यों ख्याल आता है। तभी ज़ेनके कहता है वैसे अंकल, तभी मिस्टर सन उसकी ओर देखते हैं तो ज़ेनके कहता है क्योंकि कल क्रिसमस है, मुझे पता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। मेरे भाई को क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के मिस्टर सन चौंक के पूछते हैं क्यों? तो ज़ेनके कहता है क्योंकि वह दिन है। इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार होता है और एक पालने के अंदर एक छोटा सा बेबी रो रहा होता है और वो बेबी होता है ज़ेनके। वाह वाह करके वो रो रहा होता है और उसके पास हमारा लिटिल ज़ेनहाउ आते हुए कहता है क्या हुआ ज़ेनके, क्या तुमको मम्मी और पापा की याद आ रही है? तो लिटिल ज़ेनके रो ही रहा होता है। तो ज़ेनहाउ कहता है वे बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, वो आज रात वापस आ जाएंगे और उन्होंने तो ये भी कहा है कि वे हमारे लिए क्रिसमस के गिफ्ट भी लाएंगे। ये कहकर वो अपना सेंटा जिसके अंदर से जिंगल बेल की आवाज़ आ रही होती है वो छोटा ज़ेनके को देते हुए कहता है ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। ज़ेनके तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, अगर तुम छोटी बहन होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। उस सेंटा क्लॉज के खिलौने के अंदर से जिंगल बेल की आवाज़ आ रही होती है जिसे देखकर छोटा लिटिल सा ज़ेनके उसी की ही ओर ध्यान से देख रहा होता है। जैसे छोटे बच्चे क्यूरियस होते हैं वो भी क्यूरियस होता है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है तो ज़ेनहाउ जाकर दरवाज़ा खोलते हुए कहता है मॉम डैड। तभी वो सामने की ओर देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर 2 ऑफिसर होते हैं जो कि जिनसे ज़ेनहाउ पूछता है कि ऑफिसर आंटी आप किसे ढूंढ रही हैं? तो वो ऑफिसर कहती है हेलो, हम म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से आए हैं, क्या आप ज़ेनहाउ हैं? देन सीन शिफ्ट होता है, छोटा ज़ेनके जिंगल बेल वाले सेंटा क्लॉज के साथ खेल रहा होता है और ऑफिसर ज़ेनहाउ से कहती हैं मेरी प्यारी दोस्त घबराओ मत, हम बस तुमसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। और छोटा ज़ेनहाउ अपने मन में मम्मी पापा
का नाम ले रहा होता है और पास में से सिर्फ जिंगल बेल की आवाज़ आ रही होती है, सिर्फ जिंगल बेल की। तभी ऑफिसर कहती है तो ये बात है आपके मम्मी पापा के बारे में, और आगे के सेंटेंस दिखाई नहीं देते, लेकिन सिर्फ जैन हाउ को जिंगल बेल की आवाज़ सुनाई देती है और इस छोटी सी उम्र में उसके सर से माता पिता का साया उठ जाता है। इन सब चीज़ों से उसे क्रिसमस के त्योहार से नफरत सी थोड़ी हो जाती है और उसे इस त्योहार पर खुशियाँ नहीं बल्कि उसके लिए बस दुख लेकर आया था। ये सारी चीज़ें मिस्टर सेन इंटरनेट से देख रहे होते हैं कि 2003 में क्रिसमस के अवसर पर बस दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए तो कुछ लोगों की मौत हो गई। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद इंटरनेट से मिस्टर सन कहते हैं मुझे उस समय की यह खबर धुंधली सी याद है। तो जनके कहता है जी हाँ, मेरे माता पिता का देहांत उसी बस यात्रा के दौरान हुआ था। तो मेरा भाई हर क्रिसमस पर वह एक दिन की छुट्टी लेता है और घर पर ही रहता है, सफाई करता है, खाना बनाता है, पौधों को पानी देता है और कार्टून देखता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होके हमें जैन हाउ की ओर दिखाया जाता है कि जहाँ पर मैंसन के अंदर जैन हाउ अभी भी बैठकर कार्टून ही देख रहा होता है, बस गुमसुदगी में कार्टून देख रहा होता है और चैनल बदल रहा होता है, मगर उसका मन नहीं लगता तो वो उठकर वहाँ से चला जाता है। वह क्रिसमस पर हमेशा अकेला ही बिताता है, वो ना तो बाहर जाता है और ना ही काम पर। इस तरह उसे छुट्टियों से संबंधित कुछ भी देखने या सुनने को नहीं मिलता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डेंटिस्ट क्लिनिक के अंदर, जहाँ पर डॉक्टर हो कुछ डॉक्टरों के साथ बातें करते हुए क्लिनिक के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक की नज़र जैन हाउ की ओर पड़ती है तो वो कहता है डॉक्टर जैन क्या आपने अभी छुट्टियाँ नहीं ली? तो जैन हाउ थोड़ा नर्वस में कहता गुड आफ्टरनून एवरीवन। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि एक दांत को निकालकर एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखते हुए और अपने दस्ताने को निकालते हुए कहते हैं अगले 2 घंटे के भीतर आपको कुछ भी खाना पीना मना है। एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद अगर आपको दर्द महसूस हो। तभी वो लड़की कहती है डॉक्टर क्या मैं इस अकल के दांत को अपने साथ ले जा सकती हूँ? तो जैन हाउ कहता है ज़रूर, बस 1 मिनट रुकिए। ये कहने के बाद वो एक छोटे से पॉलिथीन के अंदर उस अकल के दांत को डालकर उस लड़की को दे देता है और वो लड़की जाते हुए जैन हाउ को थैंक यू कहती है और जैन हाउ भी कहता है यू आर वेलकम, अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर वो लड़की जाते हुए ही कहती है वैसे डॉक्टर विश यू वेरी क्रिसमस। ये सुनते ही जैन हाउ का शरीर कांप जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस के अंदर जैन के मिस्टर सन से कहता है इसलिए मैंने कभी भी उन्हें किसी को भी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए नहीं सुना, इसलिए उन्हें कभी दूसरों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने का मौका नहीं मिला। और इधर हम लोग जैन हाउ को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए और अपने चेहरे पे एक मुस्कान लेते हुए कहता है क्रिसमस, हाँ मैरी क्रिसमस। ये कह देता है उस लड़की को और अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखता है, मगर उसके दिल में क्या चल रहा है वही जानता है। और इधर जनके से जैन हाउ के बारे में ये सब सुन के मिस्टर सन कहते हैं इसलिए क्योंकि वह इस दिन को भूल नहीं पा रहा है। तभी जनके कहता है नहीं, मेरा भाई उस दिन को भूल नहीं पा रहा। ये सुन के मिस्टर सन जनके की ओर देखने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि उस सड़े हुए दांत को कोई अपने पास क्यों ही रखना चाहेगा, और जब भी कोई मरीज उस दांत को देखेगा तो उसे कड़वी और दर्दनाक यादें ही याद आने लगेंगी। क्या ये बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं है? और ये सारी चीजें सुन के जैन हाउ कहता है लेकिन ये आपको उस चीज को याद दिलाने में भी काम करता है, क्योंकि इस तरह से आपको याद रहेगा कि जब ये शुरू में सही सलामत था तब कैसा महसूस होता था। ये सब कहते हुए वो अपने बचपन की खुशहाल भरे पलों को भी याद करता है और कहता है वरना क्या ऐसा नहीं लगता कि यह तो शुरू से ही कभी उगा ही नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सन के ऑफिस के अंदर। जनके कहता है मेरा भाई उस दिन को भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि बात बस इतनी सी है कि वह उसे जाने देने को तैयार नहीं है।
हालादेन उस दिन ऐसी घटना घटी थी, लेकिन यह हमारे माता पिता से जुड़ी आखिरी याद थी। यह उनकी यादों को याद करने का मात्र एक ही तरीका है। ये सारी चीज़ें सुनकर मिस्टर सन हैरान होकर जैन के की ओर देखते हुए कहते हैं, तो ये सीक्रेट क्या तुमको जैन हाउ ने बताया था? ये सुन के जैन के थोड़ा ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए कहता है, नहीं, मैंने अनुमान लगाया था। मेरा भाई मुझसे इन निजी मामलों के बारे में बहुत कम बात करता है, लेकिन अंकल सैन, आप उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि वह आपसे और बात करना चाहेगा। ये सुन के मिस्टर सैन अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, क्या ऐसा है? उसने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से मिस्टर सन अपनी आंखें खोल के थोड़ा चौंकते हुए सारी मेमोरी याद करने लगते हैं। जब जैन हाउ फिल्म देखने के बाद उनसे कुछ बातें कर रहा होता है, वो भी अपने बचपन की। तभी जैन के कहता है, रियली अंकल सैन, क्या आपने सचमुच मेरे भाई से पूछा था? ये सुन के मिस्टर सैन अपनी नज़रें छिपाते हुए अपने मन में कहते हैं, हालांकि उसने खुद ही इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन मैंने उस समय इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। जहाँ पर सैन हाउ मिस्टर सन से कह रहा होता है कि आप मेरी बात ठीक से क्यों नहीं सुनते हैं? क्या आप मेरे साथ थोड़ा और पेशेंस नहीं रख सकते हैं? ये चीज़ें याद करते हुए मिस्टर सन कहते हैं, यह मेरी गलती है। तो जैन के कहता है, अंकल सैन। फिर वो एक तस्वीर की ओर देखता है, जहाँ पर उस तस्वीर में फू और मिस्टर सैन होते हैं। उस तस्वीर को ध्यान से देखते ही हुए वो याद करता है कि उसका फ्रेंड के जेनान ने उससे पूछा था कि क्रिसमस पर उससे जन्मदिन का क्या गिफ्ट चाहिए, तो उसने कहा था, मुझे चाहिए। प्रोफेसर्स ऑफिस के अंदर सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं, आखिरकार छुट्टी मिल गई। क्रिसमस की ईव पर आखिरकार कौन कौन काम कर रहा है? तभी उन टीचर्स में से एक टीचर कहता है कि टीचर्स को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। तभी जो जोशीला टीचर होता है वो कहता है, चलो छोड़ो भी, क्रिसमस का त्योहार है और हम सभी लोग अब पार्टी करेंगे और डांस करेंगे। और बाकी सभी लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किनारे गाओजिन ऑकवर्ड होकर बैठा हुआ होता है। तभी वो जोशीला वाला टीचर गाओजिन की ओर अपना गर्दन झुकाते हुए कहता है, प्रोफेसर गाओ कहाँ हैं? आज रात पार्टी मनाने का क्या ख्याल है? ये सुन के प्रोफेसर गाओ थोड़ा सिवर कर जाते हैं और अपने चश्मे को ठीक करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड में ही कहते हैं, गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ और काम है और मेरा कोई और प्रोग्राम भी है। मेरा मतलब है कि मैंने पहले ही किसी और के साथ क्रिसमस ईव की योजना बना ली है। ये सुन के वो चारों प्रोफेसर एक दूसरे के गले में हाथ डाल के वहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो चलो, प्रोफेसर गाओ को कोई इनवाइट कर रहा है, ये फिर से कोई महंगे रेस्टोरेंट में ही जाएंगे। इसके अलावा प्रोफेसर गाओ को इतना ज़्यादा शोरगुल वाला पार्टी करना पसंद नहीं है। और ये सारी बातें कहते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर गाओ एक लंबी सांस छोड़ते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेट्रो स्टेशन से। येलो बैग लेकर गाओजिन छींकते हुए निकलते हुए कांपते हुए कहते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड है, आज घर किराए पर दे दिया गया, आज रात रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, क्यों ना इंटरनेट कैफे में आज रात बिताई जाए। तभी गाओजिन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, जिससे वो ऑकवर्ड होते हुए कहते हैं, भूख। चलो जल्दी से अब कहीं आसपास खाना खाने के लिए कोई कन्वीनियंट स्टोर ढूंढो। और कन्वीनियंट स्टोर के अंदर गाओजिन गर्मा गर्म इंस्टेंट नूडल्स को फूंक कर ठंडा कर सर पर लेकर खा रहा होता है। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, इसे कितना ज़्यादा इंस्टेंट नूडल्स पसंद है। और वहीं पास में जेन के फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि आखिरकार तुम्हें क्या क्या चाहिए, मुझे जल्दी से बताओ। ये सुन के गाओजिन उधर देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये किसकी आवाज़ है। और उधर देखता है तो वहाँ पे होता है जेन के, और जेन के काफ़ी ज़्यादा सामान ले रहा होता है, क्योंकि क्रिसमस ईव है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सामान ले रहा होता है अपने और के जेनान के लिए। गाओजिन उसे देखकर छिपते हुए कहता है, मुझे यह फिर से शरारती लड़का क्यों मिल गया। और वहाँ पर जेन के तो हंसते हुए बात कर रहा होता है, क्या आप इसे बना सकते हैं हॉटपॉट? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपना
नाम बदल देना। तो अब से आपको नाना जानकी कहा जाएगा। ये कहते हुए वो गाओजिन को नोटिस कर लेता है और कहता है आखिरकार क्या चल रहा है, क्योंकि गाओजिन ने अपना चेहरा छिपाया होता है उस तकिए से जिस पर जेनके का लड़की वाला रूप होता है, जिसे देखकर जेनके कहता है क्या मैंने बहुत ही ज्यादा डरावना देख लिया है। और कॉल पर से किजान कहता है क्या तुम मुझे डराओ मत। तो जेनके कहता है चुप रहो, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मुझे अभी फोन रखना होगा। और इधर चुपचाप अपना मुंह छिपा कर गाओजिन नूडल्स को खाते हुए ही अपने मन में कहते हैं कितनी बुरी किस्मत है, जल्दी जल्दी खाना खाओ और जल्दी से निकलो यहाँ से। तभी उसके पास जेनके आके कहता है प्रोफेसर गाओ आप यहाँ हैं। तो ये सुनते ही प्रोफेसर गाओ का शरीर तो कांप जाता है और उसके हाथों से बेचारे का चम्मच भी नीचे गिर जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सन विला के अंदर। दरवाजा खुलता है और जेन हाउ अपना जूता निकालते हुए कहता है मैं घर वापस आ गया। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसे देखने के लिए जेन हाउ फोन को उठाता है और उस मैसेज को देखता है तो वहाँ पे मिस्टर सेन ने मैसेज किया होता है, जिसे देखकर जेन हाउ तो खुश होता है। और हम फिर हाईवे के ऊपर देखते हैं जहाँ पे मिस्टर सेन ड्राइव कर रहे होते हैं और साथ ही अपने फ़ोन पर भी उनका नज़र होता है, मगर कुछ वक्त तक उनके फ़ोन पर कोई भी मैसेज नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद जब एक मैसेज आता है तो मिस्टर सेन खुश होकर फ़ोन उठाकर कहते हैं अरे यार मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतज़ार करवा रहे हो तुम। और खुशी से जब उस मैसेज को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जेन हाउ ने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया होता है, जिसे पढ़ के मिस्टर सेन गुस्सा होते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो। फिर मिस्टर सेन जेन हाउ के फ़ोन पर कॉल करते हैं और जेन हाउ उस कॉल को उठाते हुए कहता है हेलो आप कौन बोल रहे हैं, हाँ आखिरकार आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी मिस्टर सेन धीरे से कुछ बोलते हैं तो जेन हाउ कहता है आखिरकार आप कह क्या रहे हैं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो मिस्टर सेन कहते हैं क्यों ना इसे आजमाया जाए। तो जेन हाउ कहता है क्या तुमने मुझे डिलीट नहीं कर दिया, मुझे दोबारा किस बात का सामना करने के लिए मुझे कॉल किया जा रहा है, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। तो मिस्टर सेन थोड़ा सा शर्माते हुए कहते हैं मैं क्या तुम घर पर हो। ये सुन के जेन हाउ कहता है मैं घर पर हूँ, क्या बात है। तो मिस्टर सेन कहते हैं मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। तो जेन हाउ कहता है मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हेलो हेलो अंकल। मिस्टर सेन ने तो अपना फ़ोन काट दिया होता है, जिसे देखने के बाद जेन हाउ तो मुस्कुराता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है आपने इतनी जल्दी में फ़ोन क्यों काट दिया। और वहीं सीन शिफ्ट होता है कन्वीनियंट स्टोर के अंदर। अभी भी प्रोफेसर गाओ पूरी तरीके से हैरान परेशान हुए पड़े हैं क्योंकि जेनके ने उन्हें बुलाया होता है। प्रोफेसर गाओ आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि जेनके कितना ज़्यादा शरारती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर गाओ तो उसे परेशान ही रहते हैं और वो चिढ़ते हुए ही कहते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझसे दूर रहो। अगर मैं बेघर और बेसहारा होकर सड़क पर आ जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, जब मैं पहले से ही गिर चुका हूं तो मुझे और मत ढकेलो, मेरी बदकिस्मती पर खुशी मनाओ। ये कहते हुए प्रोफेसर गाओ काफी ज्यादा दयनीय लग रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो जेनके कहता ओ तो आप बेघर हो गए हैं। ये कहकर जेनके प्रोफेसर गाओ की ओर देख रहा होता है और प्रोफेसर गाओ अपना सिर नीचे करके परेशान होकर कहते जी हाँ मैं बेघर हो गया हूँ, मुझे इस हालात में देखकर क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हारे पास और कुछ है। जेनके अपना सही नाम सुन के जेनके कांप जाता है और वो हंसते हुए कहता है क्या मैं अब केजेना नहीं हूँ। तो प्रोफेसर गाओ कहते हैं जेनके तुम्हारा गेम खत्म हो गया है, कुछ ही दिनों में तुम हंस नहीं पाओगे। ये सुन के भी जेनके कहता ऐसा है क्या। तो प्रोफेसर गाओ की इस टोन को देखकर कहते हैं क्योंकि तुम फेल होने वाले हो। ये सुन के चुपचाप जेनके प्रोफेसर गाओ की ओर देख रहा होता है। प्रोफेसर गाओ गुस्से से उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहते हैं तुम्हें डर लग रहा है ना, इससे टूट रहे हो, अब मेरी बातों से डरने की ये तुम्हारी बारी है। तभी जेनके
प्रोफेसर गाउ से अपनी लड़की वाली तस्वीर वाला तकिया लेके कहता है, ओह मैं समझ गया। और उस तस्वीर को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या इस तकिए पर छपी हुई तस्वीर वो मैं ही हूँ? मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। तभी प्रोफेसर गाउ जल्दी से उस तकिए को ज़ेनके से छीनते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो? मुझे मेरा ज़ेनके दो, उसे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। तभी ज़ेनके हंसते हुए कहता है, क्या संयोग है, क्या आपको नहीं लगता कि मेरा नाम भी ज़ेनके है? ये सुन के प्रोफेसर गाउ कहते हैं, तुम दोनों में तुलना नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो अपनी ज़ेनके की तस्वीर को छिपा रहे होते हैं ज़ेनके से ही। और ज़ेनके प्रोफेसर गाउ को परेशान करते हुए कहता है, क्या ज़ेनके को खुद इसके बारे में पता है? तो प्रोफेसर गाउ पूछते हैं, क्या? तो ज़ेनके कहता है, तुमने उसके साथ जो किया वो परवर्ट बिहेवियर है। ये सुन के प्रोफेसर गाउ अपने मन में ही परवर्ट बिहेवियर ये सारी चीजें जपने लगते हैं। फिर कुछ वक्त शांत रहने के बाद वो कहते हैं, चेंज अब नॉर्मल बिहेवियर। वो बहुत ही ज्यादा दयालु और समझदार है। अगर उसे ये पता भी चलेगा तो वो बिल्कुल ठीक होगी। मेरी प्यारी एंजल कहेगी, कोई बात नहीं, भले ही आप अब नॉर्मल हो, मैं आपको नापसंद नहीं करूंगी। इस वजह से उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तभी ज़ेनके कहता है, ऐसा लगता है कि आप उसे वाकई अच्छी तरह समझते हैं। प्रोफेसर गाउ कहते हैं, इसे समझा नहीं जा सकता, यह तो बस मेरा उसके बारे में एक तरफा नजरिया है। अजीब बात है, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? तो ज़ेनके कहता है, लेकिन वह नॉर्मल दिखती है, क्या आपको नहीं लगता कि वह एक लड़के जैसी दिखती है? ये सुन के प्रोफेसर गाउ कहते हैं, चुप रहो, आपको बिना किसी कारण के उसे क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर जो दूसरों का अपमान करने में मजा लेता है, पूरी तरह से अनैतिकता और पागलपन से भरा हुआ। आखिरकार तुम्हारी गंदी आंखें भला इस दुनिया की सबसे प्यारी, पवित्र, निर्मल, सुंदर की सराहना कैसे कर सकती है? ये सारी चीजें अपने बारे में सुन के ज़ेनके अजीब तरीके से उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, वह सच में लगता है गंभीर रूप से बीमार है। फिर वो गाउजिन से कहता है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। ये सुन के गाउजिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे जैसा जो इतना बुरा काम करता हो उसकी खूबसूरती की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुन के तो ज़ेनके अपनी हंसी को दबाने लगता है, मगर वो हंसने ही लगता है और कहता है, कितनी अच्छी लड़की है, तो इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा होता है, तो गाउजिन भी उसे ही देख रहे होते हैं। फिर हंसते हुए ही वो इंस्टेंट नूडल्स के डब्बे की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो अगर वो तुम्हें क्रिसमस पर अकेला घूमते हुए देख लेगी और उसके पीठ पीछे बेदर्दी ढंग से इंस्टेंट नूडल्स खाना, ये अच्छा नहीं होगा। ये सुन के प्रोफेसर गाउ अपने इंस्टेंट नूडल्स को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसे किसी को क्या पता कि उसे मुझ पर इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सुन के ज़ेनके कहता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन काइंडली मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि दूसरों को अत्यधिक आदर्श ना माने। ये सुन के प्रोफेसर गाउ ज़ेनके की ओर घूरते हुए कहते हैं, क्यों? तो ज़ेनके कहते हैं, अन्यथा सच्चाई जानने के बाद आपको निराशा होगी। तो प्रोफेसर गाउ कहते हैं, अगर ऐसा है भी तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ज़ेनके कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से हताश देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। ये सुन के प्रोफेसर गाउ ज़ेनके से अपना मुंह मोड़ते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुमसे मिलने के बाद मुझे ये सब अनुभव हो गया है। इस समय मुझे इससे ज्यादा हताश करने वाली कोई चीज नहीं है। फिर वो तुरंत ही अपना इंस्टेंट नूडल्स को तुरंत ही गट-गट करके खा जाते हैं और वहाँ से अपना बैग लेकर जाते हुए कहते हैं, हट जाओ, मेरे रास्ते में मत रुको।
मगर जन के प्रोफेसर गाव की बैग के नीचे अपना पैर लगाकर उस बैग को रोकने लगता है और प्रोफेसर गाव उस बैग को खींचने की नाकाम कोशिश करते हैं और जब नहीं खींच पाते हैं तो वो उसे देखते हुए डरते हुए और गंभीरता से उसे देखते हुए कहते हैं, ये सब इंस्टेंट नूडल्स और कपड़े हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये कहते हुए सच में प्रोफेसर गाव बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और ये सुन के जिनके कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुन के प्रोफेसर गाव हताश होकर कहते हैं, मुझे पता है, तुमको इसे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तभी जनके कहता है, मेरे साथ क्यों नहीं आते। ये सुन के प्रोफेसर गाव चौंक जाते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं तो जनके कहता है, मेरे साथ घर आओ।